मैं बसपा के कार्यकर्ताओं से गांव-गांव मिलती हूँ, बसपा के वोटर से मैं गांव-गांव मिलती हूँ। इस हालत में है वो लोग, खाने को चाहे खाना नहीं है, पहनने को चाहे चप्पल नहीं है, रहने को घर भले ही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हाथी के अलावा वोट कहीं नहीं देंगे। क्या है ये दीवानगी? ये दीवानगी जब लोगों में है तो उस पार्टी को आज उस वोटर के पास जाकर के अगर ये कहा जाए कि तू छोड़ दे ये झोपड़ी भी और रात दिन जाकर के समाज में काम कर, वो और 100 लोगों को रोज समझाएगा कि हाँ जी, हमें अगर हमारा शोषण, हमारा बलात्कार, हमारे समाज की बहन बेटियों की आबरू इज्जत को अगर कोई संभाल कर रख सकता है तो वो बसपा है और उसके लिए वो काम कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर हम सुधार की बात करो तो गाली देने को और उतरते हैं। क्या 5-5 चुनाव हम लोग हार चुके, हमारी पार्टी हार चुकी? क्या बसपा के अंदर ये समीक्षा होती है कि क्यों हारी, किन कमियों पे हारी, उन कमियों को कम किया जाए? क्या होती है कभी? आप बताइए। क्या कभी उन पार्टियों में, जो उन लोगों में अगर जिले स्तर की मीटिंग हो उसके बाद अगले दिन समीक्षा मीटिंग होती है? क्या कभी हमारे बीच में समीक्षा मीटिंग होनी चाहिए? हमें हमारे काम की भी समीक्षा मीटिंग होनी चाहिए। इस समाज में जितने सामाजिक लोग काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करो और वो काम कैसा कर रहे हैं, कैसा गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उनकी भी समीक्षा करो कि इनके काम से कितना लाभ आ रहा, कितना आ रहा। लेकिन समाज में जो काम करेगा वो अपने दम पे करेगा, लेकिन तुम उनको लांछन भी लगाओगे, वो सुधार की बात करेंगे, वो इधर से भी नहीं जा सकते, उधर भी नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए काम करेंगे। फिर अगर वो कुछ 2 बात कह दो तुम उन पर चढ़ जाओगे, चढ़ाई कर दोगे, यानी कि ये नहीं देखोगे ये मेरा अपना है, दर्द रखता है, मेरे सुधार की बात कर रहा, मुझे आगे बढ़ाने की बात कर रहा। अरे माता पिता बच्चों को पीटते भी हैं, जरूरत पड़ने पर डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, उसके अच्छे भविष्य के लिए डांटते फटकारते हैं। तो समाज में यदि सामाजिक कार्यकर्ता जिसकी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, जिसको कोई राजनीतिक लालच नहीं है, तो ऐसे लोग सुधार की बात कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की दिल की पीड़ा है ये। वो चाहते हैं कि हम दोबारा से सत्ता में आए, और दोबारा सत्ता में आने का एक ही रास्ता है कि भैया ईगो को छोड़ा जाए, लोगों को साथ लिया जाए, हमें अपना जोड़ जो है दुश्मन के सामने दिखाना चाहिए, हमें अपनों को जोड़ करके उनका लाभ लेना चाहिए, उनकी ऊर्जा का, उनके समय का, उनके जितना भी उनके पास में डेडिकेशन है उसका लाभ इस समाज को दिया जा सकता है। इस देश के अंदर कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं है जिसका वोटर ये इंतजार करता हो कि वो दीवाना है अपनी पार्टी को जिताने के लिए। जिन नेताओं ने समाज में स्वाभिमान जगाया, जिन नेताओं ने समाज में ये कहा कि आपका वोट आपकी पावर है, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने, बहन जी ने, आज उन्हीं नेताओं को दरकिनार कर दिया। यानी कि अब पूरे समाज को नकार करके एक नेता को नकार दिया। यानी किसी समाज के मुखिया को या परिवार के मुखिया को नकार दो तो आपने पूरे समाज को नकार दिया। ये तो ये पूरा समाज देखे कि आपके नेताओं की जब वैल्यू नहीं है तो यहाँ वोट देकर के आपकी क्या वैल्यू होगी। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं दीदी निर्देश जी। निर्देश जी, जो चुनाव आ रहे हैं 2024 में, 2 महागठबंधन बन गए हैं, इंडिया और एनडीए। एनडीए में करीब 38 दल हैं और इंडिया में, जिसमें कांग्रेस शामिल है, उसमें करीब 26 दल बताए गए हैं। इन दलों को लेकर क्या सोचती हैं आप? कौन सी सत्ता में आ सकती है, कौन ज़्यादा मजबूत है? देखिए, वोट परसेंट भारत के अंदर यहाँ पर एससी समुदाय का है और एससी समुदाय की पार्टी भी बनी हुई है, एससी समुदाय में नेता भी हैं, लेकिन उनके नेताओं को दोनों ही, ना तो इंडिया ना एनडीए, दोनों गठबंधन में कहीं भी नहीं शामिल किया गया है। वो वोट कहाँ जाएगा? ठीक है, उस वोट के जो नेता हैं उन नेताओं को भी अब ज़रूरत है कि जो अब दलित समाज के अंदर छोटी छोटी उभर रही पार्टियां हैं वो भी इनको शामिल करें, एक साथ लाए। जितने संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, उनका भी सहयोग ले, उनको भी साथ ले। क्योंकि जितना भी आज देश के अंदर राजनीतिक समीकरण बन रहा है वो दलितों के वोट बैंक को लेना तो चाहता है, लेकिन उनको कहीं भी लाइट में नहीं रखना चाहता। उनको एक समय पर जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनके यहाँ जाकर वो खाना खा लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो उनके मोदी जी उनको बुला करके पैर धो लेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें सम्मान की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो पैर धोने पर से वोट दे देते हैं। वो तो अच्छे जुमलेबाजी भाषण दे देते हैं तो वो वोट दे देते हैं, क्योंकि वो उनकी साइकोलॉजी को जानते हैं। और एक समय आने पर, जैसे कि हिटलर ने कहा था कि आपको इतना तेज झूठ बोलना है और इतना बड़ा झूठ बोलना है कि सामने पब्लिक को लगे कि हाँ यही सच है, और इतनी बार बोलना है कि झूठ ही सच लगने लग जाए। तो ये समाज तो भावनाओं में बहकर वोट दे देता है। आप कहीं जाकर के किसी भाषण में रो दोगे तो ये समाज पीछे पीछे आ जाएगा, ये जानते हैं। और इस समाज के सबसे ज़्यादा नेताओं की जो कमजोरियां हैं ना, वो समझते हैं कि ये नेता इस समाज का प्रतिनिधि मजबूती से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन निर्देश जी, बड़ा सवाल ये है कि जो देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, एक यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री भी रही है बहन जी, बसपा की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में। दोनों जो महागठबंधन है, एनडीए और इंडिया, दोनों महागठबंधन ने बीएसपी को बुलाया नहीं है, या बहन जी जाना नहीं चाहती हैं दोनों महागठबंधन में? अगर उन्होंने नहीं बुलाया है तो ये पूरे समाज का अपमान है, और अगर बुलाया और बहन जी नहीं गई हैं तो बहन जी को, जो लोग बच गए हैं इंडिया गठबंधन से, जो इस समाज के बाकी दल हैं, उन सबको बुला करके अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। क्योंकि चुनावी जंग में यहाँ
ईगो नहीं देखी जाती है। चुनावी जंग में ये नहीं देखा जाता है कि मेरे छोटे वाले को कुछ लाभ हो जाएगा। देखिए यहाँ जब इस समाज में इतने सारे नेता हैं, वामन मेश्राम है, चंद्रशेखर हैं और बहुत सारे लोग जो जिनके पीछे समाज चलता है, यह बात मानता है, उन पर फैत करता है, या जिनके भरोसे समाज कहीं इकट्ठा हो सकता है, ऐसे लोगों को बुला करके पार्टी के अंदर, ऐसे और भी बहुत सारे सामाजिक लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ऐसी और बहुत छोटी छोटी पार्टियां आप देखेंगे जंतर मंतर पे हर आए दिन चौथे पांचवें दिन जो दलितों के मुद्दों पे यहाँ आंदोलन होते रहते हैं। और वो आंदोलन करने वाले उनकी क्या तो किसी की राजनीतिक पार्टी है। अभी लगभग 250 से 300 राजनीतिक पार्टियां तो ऐसी हैं दलित समाज की जिनको मेरे पास फोन आते हैं कि आप हमारी पार्टी में जुड़ जाइए। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप क्या कर लोगे? इस समय जरूरत है कि सारे इकट्ठे होकर के समाज की लड़ाई लड़ो, और आप कह रहे हो कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए। क्या पार्टी में तुम्हारे बिना आए इस समाज का काम नहीं हो सकता? हजारों साध्वी, साधु, संत और बाबा दुनिया भर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ढोंग का, पाखंड का। क्या तुम्हारे समाज में 2-4 कार्यकर्ता ऐसे नहीं हो सकते जो अम्बेडकरवाद का प्रचार करो और तुम उनको सपोर्ट कर दो? यानी कि सपोर्ट नहीं करेंगे, सीधा ठप्पा लगाएंगे, पार्टी का ठप्पा लगाओ तब ये काम करें। एनडीए ने 38 दल शामिल कर लिए हैं अपने यहाँ पर, और इंडिया ने करीब 26 दल कर लिए हैं। तो अब बचाई क्या है जिसको आप समेटना चाहते हैं? अपने जो बहन जी अपने साथ ले लेंगी या ओवैसी अपने साथ ले लेंगे? सब तो चले गए हैं एनडीए और इंडिया में। जो गए हैं ना, वो उनको छोड़कर अभी भी देखेंगे कितनी सारी पार्टियां आपको डेली ऐसी हैं जो कि ना तो कांग्रेस के साथ उनके विचार मिलते, ना बीजेपी के साथ उनके विचार मिलते, लेकिन उनकी पार्टी बनी हुई है। वो भी अंबेडकर मूवमेंट की बात करते हैं, वो भी बहुजनों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, वो भी सत्ता में आने की बात करते हैं। ऐसे अभी बहुत सारे दल बचे हुए हैं। लगभग अगर इस पे अभियान छेड़े बसपा तो कितने सारे दलों का नाम हम बता देंगे, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं 200-250 ऐसे ताकतवर संगठन हम ला करके बसपा को देंगे जो रात दिन काम करेंगे। लेकिन क्या बसपा के नेताओं में इतना दम है कहने के लिए कि हाँ लाइए, हमें इस समय चुनाव में तुम्हारी जरूरत है, तुम आइए साथ दीजिए हमारा? ऐसा भी नहीं कहते। अरे जब आप लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कहने की कि भाई सामाजिक संगठन आप आओ, हमें आप चाहे पूरे साल सपोर्ट मत करो, आप जो काम कर रहे हो वो करते रहो, आइडियोलॉजी पर काम चल ही रहा है, लेकिन आप चुनावी दौर के समय पे आपको यह काम करना है। जब 2019 का चुनाव आया था तो आपको पता होगा कि लगभग 30 से 38-40 ऐसे संगठन थे, ऐसे राजनीतिक पार्टियां थे जिन्होंने 4 दिन 40 दिन पहले पार्टी बनाई थी। सिर्फ कोई उनका वजूद नहीं था, 4 आदमी उनके पीछे नहीं थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसी पार्टी को भी बुला करके माला डाल दी। ऐसे ही लोग किसी को माला डाल दी, किसी को कहीं का दर्जा दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, चाहे उनको कुछ भी नहीं मिला, लेकिन उनको एक उम्मीद दी। उस उम्मीद और विश्वास के दम पर उनका इस्तेमाल कर लिया। दूसरी बात, चाहे उनका समाज में 15 वोट भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या हंगामा मचाया, हमारे साथ ये दल भी आ गया, हमारे साथ वो दल भी आ गया, हमें इसने भी समर्थन कर दिया, यानी कि एक हवा बनाई। वो जानता है झूठी हवा कैसे बनाई जाती है। दल ने भले ही अगले दिन उसमें बगावत कर दी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन उसने पहले क्या करा, उस दल की उसका समर्थन लेकर के हवा बना दी, उसको माला पहना करके। देखिए आई ये भी, इन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली, इस मंडल से इतने लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराई, इस मंडल से यहाँ कराई, इस जिले से इतनी कराई। क्या ये काम हमारी पार्टी नहीं कर सकती? लेकिन ये जो दोनों महागठबंधन हैं, ये दलितों को ना बुला रहे हैं अपने महागठबंधन में, ना नेताओं को, जो दलित नेता हैं उनको अच्छा मौका भी नहीं दे रहे हैं। क्या इनको दलितों के वोट बैंक की कोई कीमत नहीं पता है और देना नहीं चाहते हैं? ये वो सब कुछ जानते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब विधानसभा संसद से निकले, जब संविधान लागू हुआ, संविधान सभा से जब बाहर आए, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए यही कहा कि अब राजा रानी की कोख से पैदा नहीं होगा, वोट से पैदा होगा, जनता की वोट से पैदा होगा। और इस देश की अधिकांश जनता वो पिछड़ी जातियां हैं, वो शोषित वंचित जातियां हैं, जिनका हमेशा से कहीं पे काउंटिंग नहीं कही है, उनका शोषण अच्छे से किया गया है। तो ऐसे समय पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस बयान को इसलिए कहते हैं कि उन्हें ये समझ था कि हाँ अब वोट के जरिए ये समाज नेता बनेगा। और आज देखिए समीक्षा की बात करते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, नौकरियों में और जो शिक्षा में आरक्षण उसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन जो 10 वर्ष के लिए नेताओं में मतलब राजनीति में आरक्षण था उसकी समीक्षा की बात कोई नहीं करता, क्योंकि उन्हें पता है उसके जरिए 131 तो अभी भी बैठे हैं, गूंगे बनकर बैठे हैं। बाबा साहब को ये पता था, उन्होंने कहा कि मैं इस समाज में अब ये राजनीतिक रूप से स्ट्रांग बन जाएंगे, भले इनका सामाजिक इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं छोड़ा, धार्मिक इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन अब ये राजनीतिक रूप से अपनी पार्टियां बनाएंगे और अपने नेता खुद बनाएंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने क्या किया, दलाल पैदा कर दिए, ऐसे ऐसे लोगों को वोट दिए जो समाज की बात ना करें, जो बाबा साहब के बारे में ना जाने, जो समाज की बहन बेटियों की आबरू को आबरू ना माने। ऐसे लोगों को टिकट दे दे करके ऐसे चमचे, ऐसे दलाल, ऐसे पिट्ठू लोग पैदा कर दिए। और बाबा साहब ये बात कहते हैं कि ये समाज अब तुम्हें राजनीति से खदेड़ देगा, क्योंकि ये वोट की पावर को जानता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भाई
तुम्हारे लोग गरीब हैं, हमारे पास पैसा, हम पैसा देकर वोट खरीद लेंगे। लोग ये भी कहते हैं कि दलितों के लाखों संगठन हैं और सैकड़ों इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बना रखी हैं, ये सब मंत्री बनना चाहते हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि इनके खुद की पार्षद बनने की हिम्मत नहीं है। देखिए, राजनीतिक जितने भी छोटे छोटे दल बने हैं, सबकी कोई ना कोई महत्वाकांक्षा है। बिना महत्वाकांक्षा के राजनीतिक दल बनाने का कोई भी जोखिम नहीं उठाएगा, क्योंकि यहाँ पता है राजनीति में सफल होने का कितना लंबा पीरियड लगता है, कितना टाइम लगता है। उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन उनका जो एजेंडा होता है वो यही होता है, समाज में दिखाने के लिए कि हम समाज का हित करने के लिए निकले हैं। ऐसे लोगों की समाज पहचान करे जिनका केवल स्वार्थ ही स्वार्थ है, और यदि जिनमें किसी में समर्पण है और जो लोग समाज में काम करना चाहते हैं, आप 100% किसी बात में नहीं कह सकते कि सारे लोग ऐसे हैं। अगर कोई समाज के अंदर बैठ के ये कह रहा है कि सारे के सारे नकारा हैं, समाज के अंदर सारे सामाजिक संगठन जो है चंदा ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, तो ऐसा कहने वाला इस समाज का कलंक और इस समाज का दुश्मन है कि इस समाज में निगेटिविटी फैला रहा, क्योंकि इस समाज में समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों की भी संख्या हजारों में है, और उनकी दम पर आज यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित है ना, जूते पड़ते बगल बगल इनके मुंह पर, क्योंकि जब ये लोग आवाज उठाते हैं तो विपक्ष यहीं से आवाज बनती है, क्योंकि विपक्ष में इनकी आवाज कोई नहीं उठाता। अगर विपक्ष बनकर कोई आवाज उठाता तो इस देश के वो सच्चे ईमानदार अम्बेडकरवादी मूवमेंट के लोग हैं जो वास्तव में काम करते हैं, और अगर उनपे भी ये लांछन लगाया जाएगा, उनके भी रास्ते कठिन किए जाएंगे, तो इसका मतलब है कि आप अम्बेडकरी मूवमेंट को हत्या कर देना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति में आकर ही जरूरी नहीं है कि विकास हो जाए, दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का। बाबा साहब खुद संसद से इस्तीफा देकर आए थे। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम समय तक ये बात कही कि मैं इस देश में मैं सामाजिक संगठन भी चला चुका, मैं आंदोलन भी कर चुका, मैं इस देश में जो मैं अपने जीवन में सोचता था मैं वो सब कुछ कर चुका। अब मुझे लगता है कि इस समाज के लिए जिसका 0% किसी भी जगह पर हिस्सा नहीं है वो है धर्म। ठीक है, वो धर्म से राजनीति को सफल करते हैं, और हमारे यहाँ के और वो धर्म राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वो क्या करेंगे, धर्म के माध्यम से अपनी राजनीति को स्ट्रांग बनाकर रखते हैं। उनकी सत्ता धर्म से चलती है, वो धर्म से बहुत मजबूत लोग हैं। इस समाज का कोई बैठने का ठिकाना नहीं है। मुस्लिम नमाज करता तो वो समाज एकजुट होता है, क्रिश्चियन चर्च में जाता है तो वो समाज एक दूसरे से मिलता है, बातचीत करता है, वो स्ट्रांग बनता है, उसकी एकता बनती है। ऐसे ही सिख भी जाता है, जब वो गुरुद्वारे में जाता है, सारे धर्मों का बैठने का एक ठिकाना है। ऐसे ही ब्राह्मणों का, वैदिक धर्म का भी एक बैठने का ठिकाना है आरएसएस। ठीक है, उनका ऐसे कोई समूह नहीं है, लेकिन एक आरएसएस एक संगठन है जिसमें सारे ब्राह्मणी एजेंडे और देश के अंदर जितने भी नफरती एजेंडे होते हैं वो तैयार करते हैं, बनाते हैं, और इनको लूटने के भी एजेंडे वही बनते हैं। लेकिन बचा अब इस देश का पिछड़ा, आदिवासी, अनुसूचित जाति, इस देश में इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। ये कभी नहीं बैठते, इनका नेताओं के साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। इनका किसी नेता के साथ बैठ करके, मान लीजिए जिसको ये अपना नेता मानते हैं, उसके साथ इनका कभी मीटिंग नहीं हो पाती, वो इनको कभी नहीं बिठाता। धार्मिक स्थल इनके वो नहीं है जहाँ पे ये बैठे एक दूसरे से मिले। आप अगर किसी के घर कोई बच्चा हो गया होगा तो आपको 15 साल बाद पता चलेगा आपका बच्चा इतना बड़ा हो गया, क्योंकि आप कभी मिलते नहीं है एक साथ। एक ही शहर के लोग एक दूसरे को नहीं जानते। आपके ही पड़ोस में आपकी ही जाति का कोई आदमी रह रहा होगा और आपको पता नहीं चलेगा, कई साल बाद पता चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका कोई धार्मिक स्थल नहीं जहां पर बैठे, जहां पर बात करें। रही बात इस राजनीति में सफल होने की, तो बाबा साहब ने यही कहा था कि जिन लोगों का धार्मिक रूप से कोई स्थान नहीं होता, जिनका धार्मिक रूप से कोई जुड़ाव नहीं होता, उठना बैठना नहीं होता, उनकी राजनीति भी समय समय पर गिरती टूटती फिरती रहती है। यही कारण है कि हम राजनीति के शीर्ष तक जाते जाते नीचे धड़ाम से गिर पड़े। आज यदि बसपा के अंदर दुनिया भर के नेता हैं, आज जब धर्म की बात करने वाले नेता हैं तो उनको भी आज लाछन लगाया जा रहा है कि भैया ये तो राजनीतिक बात कर रहा है। ठीक है, भले ही राजनीतिक बात कर रहा, लेकिन बात तो वो इस देश के, इस समाज के मुख्य मुद्दे की कर रहा है। अगर वो राजनीति की भी, अगर मैं मान लूँ राजनीतिक बयान भी है, बात तो बुद्ध की कर रहा है, निकलेगी। अगर बात तो वास्तविक कर रहा, बात तो सच्ची कर रहा, चाहे वो जब भी कर रहा है। इसका क्या मतलब हो गया कि ये तो वही वाली बात होगी, तुमने ये बात जब नहीं बोली अब बोल रहे हो। अरे जब जब मुद्दा उठेगा तब उस बात को उस समय बोला जाएगा। और ये मुझे नहीं पता व्यक्ति के मन में अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जिस व्यक्ति ने समाज के हित में जब जब बयान दिया उसका समर्थन करना हमारा हक बनता है। यहाँ तो आपस में नेता लड़ जाएंगे, यहाँ तो आपस में नेता एक दूसरे की पैरवी करेंगे, वो एक दूसरे की बुराई करेंगे। वहाँ वो लोग अपराधी का भी समर्थन कर देते हैं, बलात्कारियों को, हत्यारों को दुनिया भर के हथियार देकर के उनको संरक्षण देते हैं, उन्हें जेलों से निकाल कर लाते हैं। लेकिन इस समाज की क्या बुराई है, कितना भी अच्छा व्यक्ति होगा उसमें कीड़े निकालेंगे, उसमें कमियां निकालेंगे, उसको गिरा देंगे। अरे तुम आपस में केकड़ा जाती हो, एक दूसरे को गिराने में, मारने में। जो यही बात विपक्ष जानता है तुम्हारा, यही बात तुम्हारा दुश्मन जानता है कि तुम्हें कैसे गिराना है। इसीलिए वो बार बार गिरा करके तुम्हारी छाती पे पैर रख के अपनी राजनीति भी सफल करता है, अपना धर्म भी सफल करता है, सामाजिक स्तर भी सफल करता है और अपना व्यापार भी सफल करता है, और तुम इनके पैरों में बिछे हुए पड़े रहते।